नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो मानव इतिहास का एक खास मोमेंट मार्क करता है। जब दुनिया में पहली बार एटॉमिक बम का विस्फोट हुआ था, तब वो सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के लिए नहीं था, बल्कि एक नया युग के आरंभ भी था, जो है एटॉमिक युग। आज हम बात करेंगे उस वक्त के सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और उसके लीडरशिप में बनाए गए मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ओपेनहाइमर और उसके टीम ने जो एटॉमिक बम बनाया था, उसके परिणाम मानव जाति के लिए कितने खतरनाक हो सकते थे? आज के वीडियो में हम ये सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और ओपेनहाइमर के जीवन के गहरे पहलुओं को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। 16 जुलाई 1945 को न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान में दुनिया ने एक महा आपदा देखी थी। सुबह 5:30 बजे एक अनोखा विस्फोट हुआ, जो मानव इतिहास के एक नया अध्याय का आरंभ था। ये दुनिया का पहला एटॉमिक एक्सप्लोजन था, जो उस समय के साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की लीडरशिप में किया गया था। लेकिन जब ये एक्सप्लोजन देखा गया, तब ओपेनहाइमर ने जो कहा वो काफी गहरा और सोचने लायक था। उसने कहा था, अब मैं मौत का रूप बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक। ये शब्दों से न सिर्फ उसके अपने अनुभव को पता चल रहा था, बल्कि एक नया विश्व विनाशक शक्ति के जन्म का भय भी समझ में आ रहा था। Now I am become death, the destroyer of worlds. उसका पूरा नाम जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर था और वो 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क शहर में एक जर्मन जूइश फैमिली में पैदा हुआ था। उसका परिवार काफी अमीर और शिक्षित था, जिससे को कई वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभाव मिलने लगे। बचपन से ही उसका ध्यान विज्ञान पर था। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने एडवांस केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया था और उसकी एबिलिटी की वजह से टीचर्स उसको एडवांस सब्जेक्ट्स के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन उसकी प्रारंभिक जिंदगी में एक अंधकार था। उसको मानसिक रूप से कुछ स्थिति के साथ समस्या भी थी, जिसके कारण उसने धूम्रपान और उदासी का सामना किया। उसका अकेलापन और समाज से अलग रहना भी कभी आसान नहीं था। फिर भी विज्ञान उसका एकमात्र प्रेम था और इसी ने उसे आगे बढ़ाया। 1930 के दशक में जब हिटलर जर्मनी में सत्ता में आए, ओपेनहाइमर की राजनैतिक सोच पूरी तरह से बदल गई थी। धीरे धीरे वो लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स की ओर आकर्षित हो गए थे और कई लेबर मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियल मदद भी देने लगे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सामना आया, तो उनकी सोच पूरी तरह से विज्ञान और राष्ट्र के सुरक्षा की तरफ मुड़ गई। जब 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सिलर ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखी थी कि हिटलर एटॉमिक बम बना सकता है, तो अमेरिकी ने एटॉमिक रिसर्च पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया। इसके बाद शुरू होता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो एटॉमिक बम बनाने का एक प्रोजेक्ट था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट 1942 में शुरू होता है और इसका मूल उद्देश्य था एक ऐसा हथियार का विकास करना जो युद्ध का पंक्ति बदल सके। ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट की लीडरशिप दी गई थी और उसने अपने कौशल और रिसर्च के जरिए बेस्ट साइंटिस्ट की टीम बनाई। उनमें से एल्बर्ट आइंस्टाइन, एनरिको फर्मी, जॉन वॉन न्यूमैन और लियो सिलर जैसे लोग शामिल थे, जिनमें से हर किसी के रिसर्च काफी इम्पोर्टेंट थे। ओपेनहाइमर की लीडरशिप में इस प्रोजेक्ट में पहले यूरेनियम 235 और बाद में प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके एटॉमिक बम बनाने का काम शुरू होता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का अंडरग्राउंड फैसिलिटी न्यू मेक्सिको के पिकोस वैली में था, जहां दुनिया की सबसे सीक्रेट रिसर्च चल रही थी। यहीं पर पहली बार एटॉमिक बम बनाया गया था और उस एटॉमिक बम को टेस्ट किया गया था। 16 जुलाई 1945 को दुनिया ने पहली बार असली एटॉमिक एक्सप्लोजन देखा, जो न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान में एक एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक बम ब्लास्ट किया गया, जो बाद में ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से जाना गया। ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने जो एक्सप्लोजन देखा, वो उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक्सप्लोजन के बाद इतनी ज्यादा तापमान स्प्रेड हुआ कि स्टील के टावर्स भी
पिघल गई थी और ब्लास्ट का असर 160 किलोमीटर तक महसूस किया गया। इस एक्सप्लोशन को देखकर ओपेनहाइमर ने कहा, अब मैं मौत का रूप बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक। ये उसका अपने आप से जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था उसका इजहार था। उसे समझ में आया कि उसकी बनाई हुई शक्ति दुनिया के लिए कितनी खतरनाक हो सकती थी। ट्रिनिटी टेस्ट के बाद कुछ ही हफ्तों में पहला एटॉमिक बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिरा दिया गया। उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरे एटॉमिक बम नागासाकी पर गिरा दिया गया। इन दोनों बम ब्लास्ट में लगभग 2,50,000 लोगों की मौत हुई थी। ओपेनहाइमर को पहले लगता था कि ये बम सिर्फ नाजी जर्मनी के खिलाफ यूज होंगे, लेकिन बाद में उसने समझा कि ये टेक्नोलॉजी मानवता के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम ब्लास्ट हुआ, ओपेनहाइमर अपने इन्वेंशन पर गहरा पछतावा महसूस कर रहे थे। उन्हें पता था कि अब एक ऐसी शक्ति दुनिया में छुप गई थी जो मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकती है। एटॉमिक बम बनाने के बाद ओपेनहाइमर खुद को एक गहरे नैतिक संकट में महसूस कर रहे थे। पहले उन्होंने सोचा था कि ये बम सिर्फ जर्मनी के खिलाफ यूज होंगे और ये युद्ध को जल्दी खत्म कर देंगे, लेकिन जब ये बम जापान पर यूज हुए तो उनका नजरिया बदल गया। उन्हें पता था कि उनके बनाए हुए बम्स अब मानव जाति के लिए एक खतरनाक शक्ति बन गए हैं। इसके अलावा एटॉमिक वेपन्स बनाने के बाद उन्होंने इसके इस्तेमाल पर इंटरनेशनल कंट्रोल की मांग की थी, लेकिन उनकी ये सोच उनके खिलाफ गई थी। 1949 में जब अमेरिका हाइड्रोजन बम बनाने की तरफ कदम बढ़ता है, ओपेनहाइमर इस पर सख्त विरोध करते हैं। उनका मानना था कि अगर दुनिया में और ज्यादा पावरफुल एटॉमिक बम्स बनाए गए तो वो और ज्यादा विनाश लाएंगे। इस विरोध के चलते उनको गवर्नमेंट से सिक्योरिटी क्लियरेंस खो देना पड़ता है और उन्हें अपने पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद ओपेनहाइमर ने एकेडमिक लाइफ अपनाई और कई यूनिवर्सिटीज में फिजिक्स पढ़ाना शुरू, लेकिन उनका मन हमेशा इस बात पर चिंतित रहता था कि उनके काम का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। 1965 में ओपेनहाइमर कैंसर के कारण 62 साल के उम्र में देहांत हो गए। उनकी मौत के बाद भी उनका नाम आज भी विज्ञान और एटॉमिक पावर के इतिहास में अमर है। आज दुनिया में 9 देश एटॉमिक वेपन्स रखते हैं, लेकिन 1945 के बाद से कोई और एटॉमिक अटैक नहीं हुआ। ये प्रूफ करता है कि अगर विज्ञानी और राजनेता सावधान हो तो एटॉमिक पावर का इस्तेमाल कंट्रोल किया जा सकता है। ओपेनहाइमर का जीवन हमें ये सिखाता है कि जब विज्ञान और टेक्निक डेंजरस हाथों में चली जाती है तो उसके परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। उसके जीवन से ये भी साबित होता है कि एक विज्ञानी जब अपने इन्वेंशन के बारे में नैतिक संकट में पड़ता है तो उसे सिर्फ उसका आत्मविश्वास और उद्देश्य नहीं बल्कि मानवता के प्रति उसका फर्ज भी उसे प्रभावित करता है। आज भी ओपेनहाइमर का नाम हमें याद दिलाता है कि एटॉमिक पावर एक ऐसा हथियार है जो मानवता के लिए आशीर्वाद भी हो सकता है और एक अपार विनाश का कारण भी बन सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि एटॉमिक पावर मानव सभ्यता के लिए आशीर्वाद हो सकती है या सिर्फ खतरा है, और क्या आपको लगता है कि दुनिया के बड़े देश अभी भी एटॉमिक वेपन्स पर कंट्रोल पाने में सफल होंगे। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक हमेशा वेलकम है। और हाँ, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।